नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनकी काफी ज्यादा उम्र हो चली थी और वो अपनी टूटी सी झोपड़ी के अंदर एक चारपाई के ऊपर दोस्तों आराम से लेटे हुए थे। तभी दोस्तों अचानक से उस झोपड़ी से बाहर एक महिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है और उसके बाद महिला कलेक्टर उसमें से उतरती है और झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। अब दोस्तों जैसे ही मौलवी साहब किसी को झोपड़ी के अंदर आते हुए देखते हैं तो एकदम से दोस्तों अपनी चारपाई पर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो महिला कलेक्टर आकर उनके पैर छूती है और कहती है कि अब्बू मैं आ गई हूं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो मौलवी साहब थे वो दोस्तों थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटी तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं और मुझे अब्बू कैसे कह करके तुम बुला रही हो। दोस्तों जो महिला कलेक्टर थी वो उनसे कहने लगती है कि अब्बू आप मुझे भूल गए हो, आपको याद नहीं है, मैं रिया शर्मा हूं और मैं कलेक्टर बन चुकी हूं। अब दोस्तों इस नाम को जैसे ही वो मौलवी साहब सुनते हैं तो एकदम से दोस्तों उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दोस्तों फुट फुट करके रोते हुए उस लड़की को अपने गले से लगा लेते हैं। दोस्तों कौन थी वह महिला कलेक्टर और क्या कनेक्शन था और उसका मौलवी साहब से, दोस्तों पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों यह बिहार के एक छोटे से गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। दोस्तों पति का नाम चंद्रशेखर शर्मा था और पत्नी का नाम दोस्तों कमला था। कमला दोस्तों वो जो थी अभी प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों के बाद उसकी डिलीवरी होने वाली है। दोस्तों तो इस बात को सोच सोच करके दोनों पति पत्नी बड़े ही दोस्तों खुश हुआ करते हैं क्योंकि अब उनके परिवार में एक सदस्य बढ़ने वाला है और दोस्तों उसके लिए ढेरों सपने सजाए रखते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता है और समय भी आ जाता है कि डिलीवरी का। अब डिलीवरी का दोस्तों जैसे ही समय आया था तो चंद्रशेखर शर्मा अपनी दोस्तों पत्नी को लेकर के सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर डिलीवरी करवाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे डिलीवरी होती है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी पत्नी की जान हम नहीं बचा पाए, यानी कि जो दोस्तों चंद्रशेखर जी हैं उनकी पत्नी कमला थी उसकी दोस्तों मौत हो चुकी थी। अब दोस्तों डिलीवरी के दौरान अब इस बात को सुन करके जो चंद्रशेखर जी थे अब बड़े ही परेशान होते हैं। लेकिन वो दोस्तों कभी क्या करते, इसके बाद दोस्तों पूछते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है। तो दोस्तों डॉक्टर साहब उससे बताते हैं कि बेटी हुई है, बहुत ही सुंदर है। तो इसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर शर्मा अपनी बेटी को पालने पहुंचने का फैसला लेते हैं और चंद्रशेखर शर्मा के पिता दोनों का प्यार अपनी बेटी को दे देते हैं और दोस्तों धीरे धीरे उसको बड़ा कर रहे थे और उस लड़की का दोस्तों नाम रखा जाता है रिया। दोस्तों रिया धीरे धीरे बड़ी होती है और स्कूल जाने योग्य होती है तो उसके पिता एक अच्छे से स्कूल में दोस्तों उसका एडमिशन कराते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल किया करते हैं। दोस्तों कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो दोस्तों रिया होती है वह 10वीं क्लास में होती है। अब दोस्तों 10वीं क्लास के उसने एग्जाम दे दिए थे और रिया पढ़ने लिखने में दोस्तों काफी ज्यादा होशियार थी, चालाक थी। फिर उसके पिता अपनी बेटी की इन बातों की खुशी मनाया करते थे कि उनकी बेटी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है, चालाक है और वो अपनी बेटी को दोस्तों इंप्रेशन किया करते थे और कहा करते थे कि बेटी तू पढ़ लिख करके जरूर कोई बड़ा अवसर प्राप्त करेगी। दोस्तों मेरा नाम जो रिया करेगी, लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोस्तों अचानक जो चंद्रशेखर जी थे उनके हादसे में मौत हो जाती है और उसके बाद जो बेटी थी दोस्तों वह घर पर अकेले ही रह जाती है। दोस्तों जैसे उसे पता चलता है कि उसके पिता की हादसे में मौत हो गई है तो दोस्तों फूट फूट कर रोने लगती है। अब दोस्तों रिया के रिश्तेदार सभी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और दोस्तों वह सभी लोग यह तय करने लगते हैं कि रिया को अपने साथ कौन ले जाएगा। तभी दोस्तों वहां पर रिया की बुआ आती है और वो उन लोगों से कहने लगती है कि कोई बात नहीं है, मैं रिया बेटी को मैं अपने पास रखूंगी और मैं अच्छी तरह से इसका पालन पोषण कर लूंगी। इसके बाद दोस्तों रिया जो होती है वह सभी रिश्तेदारों की
मर्जी से रिया को दोस्तों रिया की बुआ के पास छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों रिया अपनी बुआ के यहाँ पर रहने लगती है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उसे महसूस हो जाता है कि उसकी बुआ यहाँ पर उसे पालने पोसने के नहीं लाई हैं और वो तो केवल उससे काम करवाना चाहती हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों उसकी बुआ उस घर का पूरा काम करवाया करती हैं और उसके बाद ही उसे खाना पीना कपड़ा दिया करती हैं। लेकिन दोस्तों रिया वो सभी चीज़ों से सहन करती है और वहीं पर रहती है और वह सोचती है कि कोई बात नहीं है, अब मैं मेरे माता पिता नहीं हैं तो यह ठीक है, कम से कम यहाँ पर खाने के लिए खाना तो मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों रिया एक दिन पता चलता है कि जो उसने 10वीं क्लास के पेपर दिए थे उन पेपरों का रिजल्ट आ गया है। अब रिया जैसे ही अपना दोस्तों रिजल्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने पूरे जिले को टॉप कर लिया है फर्स्ट क्लास में। उसके बाद वह अपनी बुआ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि बुआ मैं 10वीं क्लास में मैंने पूरे जिले को टॉप किया है, तो आप ऐसा करो कि मेरा आगे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो और मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख करके एक बड़ी सी पोस्ट को हासिल करूंगी। दोस्तों क्योंकि जो मेरे पिताजी थे यही सपना था कि वो बार बार कहा करते थे कि मेरे से कि तू पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और तू किसी बड़ी सी पोस्ट को हासिल करेगी, या मेरा वादा है। अब इस बात को दोस्तों सुनने के बाद उसकी बुआ को मानो काटो खून नहीं था। अब वो कहने लगती है कि अगर तू पढ़ने लिखने के लिए जाएगी तो घर का मेरे काम कौन करेगा। फिर दोस्तों रिया अपनी बुआ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों जो उसकी बुआ होती है उसे साफ साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि तुझे इस घर के अंदर ऐसे ही रहना होगा। दोस्तों इसके बाद रिया अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। उसे अपने पिता की दोस्तों सारी बातें याद आ रही थी जो उसके पिता उसके को कहा करते थे और दोस्तों उन सभी बातों को सोच करके वह फूट फूट कर रोती रहती है। रोते रोते वह धीरे धीरे दोस्तों रात हो गई, लेकिन रात के समय तक ना तो कोई उसे खाना देने के वाला आता है और ना ही कोई दोस्तों यह कहने वाला आता है कि बेटी मत रो, हम तेरा एडमिशन करा देंगे। दोस्तों इसके बाद रिया अपने आप को दोस्तों संभालती है और परिस्थितियों के साथ दोस्तों जीने की कोशिश करने लगती है और कई बार तो दोस्तों उसके दिमाग में यह भी ख्याल आता है कि मैं इस घर को छोड़ करके चली जाऊंगी। लेकिन दोस्तों वह जाती भी तो कहाँ जाती, क्योंकि उसकी जो उसकी बुआ है उसे अपने साथ लेकर आई थी और साथ में उसका जो घर था जिस घर के अंदर वो रहा करती थी पहले, उस घर को बेचकर भी दोस्तों बुआ ने अपने पास पैसे सारे रख लिए थे। क्योंकि गांव की जो जमीन थी और गांव के ही दोस्तों जो पड़ोसी थे उसने ले लिए थे और कहा था कि जो कुछ भी पैसे तुम इसके दे सकते हो उन पैसों को मुझे दे दो, मैं इसकी देखभाल करूंगी। तो दोस्तों उसमें काम आ जाता है और दोस्तों रिया इसी तरह से अपने जीवन जीती रहती है और कहीं पर बनी रहती है और उसको दिन भरा पूरा काम किया करती है और उसके बाद भी खाना खाने के लिए उसे जब पूरा परिवार खाना खा लिया करता था तो इन सभी बातों को देख करके दोस्तों रिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वह इस घर के में नहीं रहना चाहती थी, बिल्कुल ऊब गई थी। उसको यहाँ पर रहते हुए 1 साल तो हो ही गया था और इस साल के दौरान वह बार बार उसे अपने पिता की वही बातें याद आया करती थी जब उसके पिता उससे कहा करते थे कि बेटी तू पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और तू एक बड़ा अफसर बनेगी। उसके बाद दिमाग में दोस्तों अफसर बनने का एक भूत सा सवार हो गया था और इसी वजह से दोस्तों रिया जो होती है उस घर से भागने का फैसला आखिर कर ही लेती है। वह दोस्तों एक दिन अपनी बुआ और उसके वाले वहां से किसी शादी में गए हुए थे और दोस्तों रिया अकेला घर पर छोड़ करके गए हुए थे। अब दोस्तों रिया घर के अंदर अकेली थी और सोच रही थी कि आज का मौका जो है ऐसा मौका दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। इस बात को दोस्तों सोच करके रिया अपना सारा सामान पैक करती है और पैक करने के बाद दोस्तों वह चुपके से उस घर से निकल जाती है और दोस्तों रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है और पैदल चलते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर के
एक ट्रेन में दोस्तों आखिर बैठ जाती है। अब ट्रेन में बैठ गई है, लेकिन उससे यह नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। उसे तो केवल इस जगह से निकलना था, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ बहुत ज्यादा दोस्तों अत्याचार हो रहा था। और वह रिया सोच रही थी कि कहीं भी चली जाऊंगी, वहां पर अपना गुजर बसर कर लूंगी। और रात का दोस्तों समय था, और रात के समय उस ट्रेन में इक्का दुक्का भी सवारी थी। और दोस्तों उन्हीं सवारियों में से दोस्तों एक लड़की रिया भी थी। दोस्तों सारे इसके घूर रहे थे। अब दोस्तों रिया को ये सब कुछ बुरा तो लगता, लेकिन वो करे तो क्या करे। अब फिर क्योंकि फिलहाल वो ट्रेन के अंदर बैठी हुई थी, फिर दोस्तों रिया उसके बाद लड़का अपना फोन निकालता है और फोन निकालकर अपने साथियों के पास फोन करता है कि उनसे कुछ बातें करने लगता है। अब दोस्तों रिया भी ये सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों से देख रही थी, और इस बात को देख करके वह बड़ी घबरा जाती है। और जैसे ही अगला स्टेशन दोस्तों आता है, तो दोस्तों के उसी डिब्बे के अंदर, जिस डिब्बे के अंदर रिया बैठी हुई थी, वह लड़का बैठा हुआ था। एकदम से दोस्तों 3 लड़के और भी चढ़ जाते हैं, और वो दोस्तों सभी उस लड़की के पास जाते हैं। और लड़की दोस्तों जो होती है रिया की तरफ इशारा करता है, और वह दोस्त सभी लोग रिया की तरफ देखने लगते हैं। अब रिया दोस्तों जैसे इन सभी चीजों को देखती है, तो वह खतरे को भांप लेती है, और दोस्तों एकदम से उसी स्टेशन पर उतर जाती है। और उतरने के बाद वह लड़के भी दोस्तों उसी के पीछे पीछे उतर गए थे, और दोस्तों रिया का जो तो पीछा करने लगते हैं, और रिया अपने दोस्त सामान को लेकर भागने लगती है, और वह लड़के भी दोस्तों उसका पीछा करने लगते हैं। रिया कभी कभी इधर उधर छुपती, कभी उधर छुपती, और वैसे ही दोस्तों छुपते छुपते एक मस्जिद के सामने पहुंच गई थी। अभी तक सवेरा होने वाला था, और सुबह लगभग 4 से 5 बजे हुए थे। लेकिन तभी वहां पर दोस्तों एक मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद के अंदर जाते हैं। अब जैसे ही दोस्तों रिया मौलवी साहब को उस मस्जिद के अंदर जाते हुए देखती है, तो वह एकदम से दोस्तों बाबा कह करके मदद मांगने लगती है और रोने लगती है। अब दोस्तों इस आवाज को जब वो लड़के भी सुन लेते हैं, लेकिन इतनी ही देर में जो वो मौलवी साहब होते हैं, तो रिया को दोस्तों मस्जिद के अंदर बुला लेते हैं। और दोस्तों मस्जिद के अंदर बुलाने के बाद वह जो रिया से पूछते हैं कि क्या हुआ, कि बेटी तू कौन है और कहां से आई है, यहां पर इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है। दोस्तों रिया रोते रोते गिड़गिड़ाते गिड़ाते बताती है कि मैं कहां जा रही थी, और रास्ते से 4-5 लड़के मेरे पीछे लग गए। फिर मौलवी साहब को बताती है कि वो लड़के बाहर खड़े हुए हैं। तो उसके बाद दोस्तों मौलवी साहब मस्जिद से अपने बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं के बाद उन लड़कों को धमका देते हैं, और वहां से दोस्तों भगा देते हैं। वहां से वो लड़के भी दोस्तों सोचते हैं कि अब हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है, अब यहाँ वहां जाना ही सही होगा। दोस्तों वह लड़की बिल्कुल सेफ हो जाती है। फिर दोस्तों लड़की मस्जिद के अंदर जा चुकी थी, और दोस्तों हो सकता है कि मस्जिद के अंदर और भी व्यक्ति हों, इसी वजह से वो भी दोस्तों डरते हुए वहां से चली जाती है। और दोस्तों मौलवी साहब उससे बाहर शिवानी को बिठाते हैं, और बिठाने के बाद दोस्तों उसने पूछने लगते हैं कि बेटी तू कौन है और कहां से आई है, और तुझे कहां पर जाना है। उसके बाद दोस्तों रिया जो है वो अपनी पूरी कहानी और जो मस्जिद के मौलवी साहब थे उनको बताने लगती है, और बताती है कि मेरे पिता वहां पर रहा करते हैं, लेकिन अचानक से मेरे पिता की मौत हो गई, और उसके बाद मैं अपनी बुआ के साथ रहने लगी। लेकिन जो मेरी बुआ थी वो सग्गी थी, और मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया करती थी, और मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, और पढ़ने लिखने के लिए मैंने अपनी बुआ का घर छोड़ दिया है, और भागकर मैं ट्रेन में चढ़कर चली गई हूं। लेकिन वहां पर ये लड़के मेरे पीछे लग गए और यहां आ गए, और इस बात को कहते हुए दोस्तों रिया उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और वह दोस्तों फूट फूट करके रोने लगती है। इसके बाद दोस्तों जो मौलवी साहब होते हैं उसको सहारा देते हैं, और कहते हैं कि बेटी जिसको कोई नहीं है उसका रब होता है, उसका ऊपर वाला होता है, उसका अल्लाह होता है। तू कैसे भी चिंता मत कर, अब तुझे क्या करना है तू यह बता। फिर दोस्तों जो रिया होती है वह कहती है कि बाबा मुझे पढ़ लिख करके एक बड़ी पोस्ट को हासिल करना है,
तो पूछते हैं कि तू कहाँ जाना चाहती है। फिर दोस्तों रिया बड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, बाबा अभी तो कोई मंजिल तय नहीं की है, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है। और इसके बाद दोस्तों जो मौलवी साहब होते हैं उसको कहते हैं कि बेटी अब तू जवान हो गई है और बड़ी हो गई है, और तेरे साथ जो अभी अभी हुआ है ऐसा बार बार हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुझे किसी घर की जरूरत है तो ऐसा कर, इतने ही मेरे साथ रह जब तक तेरी पढ़ाई हो। आगे की पढ़ाई करने के लिए तो बड़े शहर चले जाना और कहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई कर लेना। इसके बाद दोस्तों जो रिया होती है वो मौलवी के साथ उसके घर में रहने लगती है और बड़े ही दोस्तों खुश थी। अब मौलवी साहब की उम्र लगभग 55 से 60 साल हो चुकी थी और वह दोस्तों रिया का ख्याल अच्छी तरह से रख रहे थे और उसका एक स्कूल भी दोस्तों एडमिशन कराते हैं और वहां से उसकी आंखें के आगे की इसमें पढ़ाई कराते हैं। अब मौलवी साहब के परिवार में कोई नहीं था, केवल मौलवी साहब अकेले ही रहा करते थे। छोटा सा दोस्तों घर था, टूटा फूटा घर था, बड़ा प्यारा घर था, उसी के अंदर रहकर दोस्तों गुजारा किया करते थे। धीरे धीरे करके दोस्तों 2-3 साल बीत जाते हैं और 2-3 साल के अंदर दोस्तों रिया अपनी स्कूल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है और जैसे ही दोस्तों वह रिया की 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है तो सभी गांव वाले इस बात को देख करके बड़े ही दोस्तों हैरान हो जाते हैं। और इस लड़की ने दोस्तों 12वीं क्लास को बड़े ही अच्छे नंबरों से पास किया है। फिर दोस्तों जो रिया होती है वो इस बात की बड़ी दोस्तों खुश थी और मौलवी साहब के साथ इस खुशी को दोस्तों साझा करती है और उन्हें बताती है कि अब मैंने अच्छे नंबरों से 12वीं क्लास इंटर क्लास की परीक्षा पास कर ली है। तो दोस्तों उसके पिता उससे पूछने लगते हैं कि बेटी आगे क्या करने का तुम्हारा इरादा है। तो दोस्तों वह कहती है कि पिताजी आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना होगा। फिर दोस्तों जो मौलवी साहब होते हैं उसके शहर जाने का इंतजाम करते हैं और थोड़े ही बहुत पैसे में दोस्तों उसको दे देते हैं और कहते हैं कि बेटी अगर पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, अभी मेरे पास इतने ही हैं, मैं तुम्हारे पास पैसे भिजवा दूंगा। उसके बाद दोस्तों रिया जो होती है वहां से निकल करके एक बड़े शहर में पहुंच जाती है और जहां से दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन करने वाली थी। लेकिन दोस्तों रिया मौलवी साहब के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों जो मौलवी साहब थे बहुत अच्छे बंदे थे और मौलवी साहब जैसे जैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे और ऊपर से उसकी उम्र भी दोस्तों काफी ज्यादा हो गई चुकी थी, तो वह नहीं चाहते थे कि मौलवी साहब के ऊपर बोझ बने। तो दोस्तों इसी वजह से वह इधर उधर काम ढूंढने लगती है रिया, और रिया काम ढूंढते एक बुजुर्ग वैद्य के होटल पर वो दोस्तों पहुंच जाती है और वहां पर दोस्तों जाकर के होटल के मालिक के काम के लिए पूछने लगती है। अब दोस्तों जैसे ही होटल का मालिक पहले उस लड़की की तरफ देखता है तो उससे पूछता है कि बेटी तू क्या काम करोगी। तो दोस्तों हम बताती है रिया कि बाबूजी मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप जैसे चाहो वैसे मुझे काम पर दे दीजिए, कोई भी काम हो मैं चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और वो टाइम मुझे जरूरी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो होटल के मालिक होते हैं उसे रिया के बारे में दोस्तों रिया से पूछने लगते हैं और वो कहते हैं कि बेटी तुम कौन हो, वो कहाँ से आई हो और किस वजह से तुम्हें काम करना है। दोस्तों क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है और यहाँ प्रेजेंट टाइम में नहीं रह रहा है। तो दोस्तों उसके बाद रिया रो रो करके अपनी पूरी कहानी होटल के जो उस मालिक होते हैं उनको सुनाती है, बताती है। और होटल का मालिक भी दोस्तों जैसे रिया की पूरी कहानी सुनता है तो वह भी दोस्तों पूरी तरह से भावुक हो जाता है और उससे कहता है कि बेटी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी ही बात है तुम्हें पढ़ना है तो तुम बेशक से यहीं पर रह करके पढ़ सकते हो और तुम्हें हमें कोई दोस्तों तुम्हारी पढ़ाई में जो भी मदद होगी वह मैं करने के लिए तैयार हूं और तुम्हें जैसा भी काम करना है वैसा काम तुम इस होटल में कर सकती हो। यानी कि होटल मालिक अब दोस्तों जो रिया लड़की थी आगे पढ़ाना चाहते थे और इसका कारण दोस्तों यह था कि होटल मालिक भी एक बेटी थी और उसको पढ़ाने लिखाने की होटल मालिक ने बहुत ही ज़्यादा जदोजहद की थी, लेकिन दोस्तों वह किसी भी पढ़ाई को पास नहीं कर पाई।
और वह हमेशा निराश रहते थे। वह घर पर ऐसे ही बैठा रहा करते हैं और शिवानी उधर से रिया के अंदर अपनी बेटी का प्रारूप देखते हैं और कहते हैं कि बेटी, अगर तू पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बन गई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसके बाद दोस्तों जो होटल मालिक होता है उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाता है और साथ में दोस्तों रिया जो होती है वह होटल पर ही दोस्तों काम करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ दोस्तों रिया अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। और जैसे ही दोस्तों रिया की ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद वह जो रिया थी वो होटल मालिक से कहती है कि बाबूजी, अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए अब दिल्ली मुझे जाना हो गया, आप मेरा मदद कीजिए। तो उसके बाद दोस्तों जो होटल का मालिक होता है उसे खुशी खुशी दिल्ली भेज देता है और उसका पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक जिम्मेदारी ले लेता है। अब दोस्तों रिया का खुद जाकर एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में वहाँ दिल्ली में एडमिशन कराता है और उसके रहने का दोस्तों इंतजाम भी वहाँ पर कर देता है। फिर दोस्तों रिया मन लगा करके मेहनत से, बिल्कुल संघर्ष से मेहनत करने के साथ साथ धीरे धीरे कुछ समय बाद दोस्तों रिया जो होती है वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आखिर बन ही जाती है। अब जो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे ही वह बनती है तो दोस्तों वह बहुत ही खुशखबरी वह होटल मालिक को देती है और जिंदगी में बहुत खुश थी और होटल मालिक इस बात को सुनकर दोस्तों बड़ा ही खुश होता है। उसके बाद दोस्तों रिया जो होती है वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और अपनी ट्रेनिंग दोस्तों कंप्लीट करने के बाद वह दोस्तों एक जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है और दोस्तों बहुत ही खुश थी। अब दोस्तों रिया के पास सरकारी गाड़ी थी और सरकारी आवाज थी और उसे रहते खाने की कोई भी दिक्कत नहीं थी और वह एक जिला दोस्तों कलेक्टर बन गई थी। इसके बाद दोस्तों जो होटल मालिक होता है वह दोस्तों एक दफा उससे मिलने के लिए भी जाता है और दोस्तों फिर रिया उसे अच्छे से वेलकम करती है और पिताजी पिताजी कहकर उसको संबोधित करती है। जैसे दोस्तों होटल मालिक उससे मिलने के लिए आया था तो एकदम से उसे दोस्तों मौलवी साहब की याद आ जाती है रिया को, क्योंकि दोस्तों जो मौलवी साहब ने भी दोस्तों उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था और लगभग 2 से 3 साल तक उसकी देखरेख भी की थी और दोस्तों उसे 12वीं क्लास तक उसे शिक्षा दिलाई थी। इसके बाद दोस्तों जो रिया होती है वह मौलवी साहब से मिलने का मन बना लेती है। उसके बाद वह अपनी गाड़ी लेती है और गाड़ी लेकर के सीधा दोस्तों मौलवी के पास चली जाती है। अब दोस्तों इन बातों को लगभग 8 से 9 साल बीत ही गए थे। अब 8 से 10 साल बाद जो दोस्तों रिया जो होती है वो एकदम कलेक्टर साहिबा के भेष में सीधा दोस्तों उस जगह पर पहुंचती है जहां कभी दोस्तों मौलवी साहब के साथ रहा करती है। दोस्तों वहां जाने के बाद वह देखती है कि जिस घर में कभी वह रहा करती थी वह दोस्तों घर फिलहाल नहीं है, उस घर की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी बन गई है। उसके बाद दोस्तों जो रिया होती है झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। दोस्तों सामने मौलवी साहब अपनी चारपाई पर के टूटी फूटी चारपाई थी उससे बैठे हुए थे और वहां दोस्तों शिवानी की तरफ असमंजस में भरी निगाहों से देख रहे थे। उसके बाद दोस्तों जो रिया जाकर उनके पैर छूने लगती है तो दोस्तों मौलवी साहब दोस्त उससे कहने लगते हैं कि बेटी कौन हो तू, कौन मेरे पैर क्यों छू रही है। उसके बाद दोस्तों जो रिया होती है वह कहने लगती है कि अब्बू आप मुझे भूल गए हो, मैं रिया शर्मा हूँ और मैं एक जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब दोस्तों जैसे ही मौलवी साहब रिया का नाम सुनते हैं अपने कानों से और सुनते हैं कि वो जिला कलेक्टर बन गई है तो दोस्तों एकदम से वह फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए दोस्तों वह रिया को अपने गले से लगा लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मौलवी साहब की झोपड़ी जो टूटी फूटी थी सामने एक बहुत बड़ी कार आकर के रुकी थी तो दोस्तों गांव के जो अंदर लोग हड़क मच गया और वह सोचने लगते हैं कि मौलवी साहब ने क्या कर दिया, कोई कांड तो नहीं कर दिया जो उनकी टूटी फूटी झोपड़ी पर इतने बड़े लोग आए हैं और साथ में पुलिस भी आई है और गार्ड भी आया है। तो रिया के साथ एक गार्ड भी था और वह गार्ड भी दोस्तों उस झोपड़ी के बाहर ही खड़ा हुआ था। तभी दोस्तों सभी गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि ये रिया है तो 2-3 साल तक इसी गांव में रही थी तो सभी लोग तो रिया की इस कामयाबी के बेहद खुशी मनाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं।
दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको दोस्तों कैसे लगी कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।